हेलो एवरीवन, देखिए अब कार्नोट इंजन की बात करेंगे। देखो कार्नोट इंजन है क्या, हीट इंजन ही है, लेकिन ये आइडियल है। आइडियल में मतलब क्या कहते हैं, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, समझ रहे हो। तो आइडियल हीट इंजन है, मतलब क्या है एक तरह से कि हम प्रैक्टिकली ये सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हमें एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो ऐसा इंजन डिज़ाइन किया गया कि अगर ऐसा हम कर पाएँ तो वो क्या होगा, हमारा आइडियल हीट इंजन होगा। मतलब क्या आइडियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आ रही है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल बोल दिया। आइडियल किसे बोल देते हैं, जो रियलिटी में ना हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ कि अगर बने कभी तो ऐसा ऐसा अगर हो जाए तो ये चीज़ आ सकती है हमारे पास, यानी कि एफिशिएंसी उसकी सबसे ज़्यादा आ सकती है। क्लियर। तो यही लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आइडियल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 सोर्स का हो गया और T2 सिंक का हो गया। यही हीट इंजन में होता है, ये भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो हीट इंजन का ही नाम कार्नोट इंजन दे दिया, लेकिन वो क्या है, आइडियल हीट इंजन है, इसलिए इसको कार्नोट बोल दिया, क्योंकि कार्नोट ने बनाया था, ठीक है। जो साइंटिस्ट था आपका कार्नोट, उसने डिज़ाइन किया ये इंजन की जो हीट इंजन है, अगर हम इस तरीके से डिज़ाइन करें तो हमारी जो है एफिशिएंसी लगभग 100% तक आ सकती है। क्लियर। तो देखो इट ऑपरेट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ टू आइसोथर्मल टू एडियाबैटिक प्रोसेस कॉल्ड कार्नोट साइकिल। अब ये जो इसने बनाया सिस्टम, तो इसने ये कहा कि इसमें दो तो आइसोथर्मल प्रोसेस होंगी और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होंगी, ठीक है ये भी कैसा हमारा साइक्लिक ही है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो इस डायग्राम के अंदर, ये हमने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया जिसमें कैसी है, ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं, ठीक है। और इसका जो ये बेस है ये कंडक्टिंग है, ये लिखा भी हुआ है हमने, ये इंसुलेटेड वॉल्स होगी ये वाली, ये पिस्टन भी यहाँ से क्या है इंसुलेटेड, ये सब कुछ, लेकिन ये बेस कंडक्टिंग है, ठीक है। और अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, ये हमारी आइडियल गैस होगी इस केस के अंदर, ठीक है। क्लियर है। तो यहीं से पता चला जब आइडियल गैस की बात होगी तो रियल गैस उस तरीके से तो बिहेव करती ही नहीं है, पहली तो बात ये है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, वो तो बिल्कुल सिंपल ही है। लेकिन इसमें देखो अगर मैं आपको समझाऊं कि ये हो कैसे रहा था, ये जो सिलेंडर है ना, ये पहले आता है इस पे सोर्स पे T1 पे, तो ये कंडक्टिंग बेस है, तो यहां से हीट लेता है, हीट ले रहा है, और क्या होगा यहां पर बताओ, हीट ले रहा है, तो ये आइसोथर्मली क्या होगी, इसकी एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर क्या रहना है कांस्टेंट, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा, अगर मैं यहां पर बनाऊं इसी को ही इस तरीके से हम यहां रख देंगे, ठीक है ना, ये पिस्टन हो गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ गैस है, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा यहाँ से, ये एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड क्यों होना चाहता है, क्योंकि इसको हीट मिल रही है और अंदर का टेम्परेचर ये उतना ही रखना चाहता है, तो कैसे करेगा उसे कंपनसेट, एक्सपेंड होगा, क्योंकि एक्सपेंड होने से क्या होती है, अंदर गैस ठंडी होती है, तो यहाँ से जितनी गर्माहट मिल रही है उसे उतने ही कंपेरिजन में वो यहाँ से ठंडा हो रहा है एक्सपेंड होके, तो यानी कि अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहा है वो। क्या इतनी बात क्लियर है, आइसोथर्मली एक्सपेंशन होगी फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ आएंगे, इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर लेकर आएंगे। इंसुलेटेड स्टैंड पर क्यों लेकर आए, अब हमें बात करनी है इसमें एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक स्टेप 2 में क्या होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। अब जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, आपको पता है, तो सब कुछ क्या होता है, इंसुलेटेड हो जाता है, ठीक है ना, ना हीट अंदर से बाहर जा सकती है, ना ही बाहर से अंदर जा सकती है। तो अब हमने इसके ऊपर ले आए स्टेप 2 में। तो ये जो मेन डायग्राम है ना, स्टेप 2 का बनाया हुआ था, लेकिन हर एक को तो नहीं कर सकते हम इस तरीके से। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि देखो अब ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि रियलिटी में इंजन जो होगा पहले सोर्स पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। चलो लेकिन उसने बनाई है तो आप समझो इस बात को। तो ये इस पे आ गया, इंसुलेटेड स्टैंड पे आ गया, तो ये क्या हो गया, सारा पूरा इंसुलेटेड हो गया, एडियाबैटिक वॉल्स बन गई एक तरह से उसकी। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन करेंगे इसमें। जब एक्सपेंशन होगी तो अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। जब इसकी एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, अभी इसमें बताओ, टेम्परेचर कम होगा ना, एक्सपेंशन हो रही है, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो उसके साथ ये ठंडी होती है गैस, फिर तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर भी इसका घटेगा। अभी सारी बातें ये समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। फिर हमने स्टेप 3 में क्या किया, इसको सिंक के ऊपर लेके आए। अब यहाँ पर क्या करनी है हमें, कंडक्टिंग बेस है ना ये, ठीक है, सिंक मतलब यहाँ पर हीट जाएगी, ठीक है, तो हीट रिलीज होगी, तो इसका मतलब यहाँ से हीट रिलीज होगी इस पार्ट से, इसके कंडक्टिंग बेस से, जब ये इसके ऊपर आएगा तो हीट जाएगी, तो यहाँ पर होगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। क्या होगी, कंप्रेशन होगी, जैसे ही कंप्रेशन करोगे तो हीट रिलीज होगी। क्यों होगी रिलीज, क्योंकि कंप्रेशन करने पे क्या होगा, अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें तो वो कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो वो हीट रिलीज करेगा बाहर। फिर यही पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना, तो पिछला याद होना चाहिए आपको ये समझने के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे लेकर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। एडियाबैटिक जब कंप्रेशन होगी इसके अंदर तो क्या होगा बताओ, इसके अंदर अब हीट तो कहीं से रिलीज हो नहीं सकती, तो जब कंप्रेशन होगी तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा,
समझ रहे हो इतनी बात। तो इस तरीके से ये काम करती है पूरी साइकिल। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। कार्नोट इंजन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, सिलेंडर है एक तो ये, ठीक है, क्या है ये मेन पार्ट है इंजन का, जो कि कंडक्टिंग बेस और इंसुलेटिंग वॉल्स है, और इट इज़ फिटेड विद द इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। तो ये इंसुलेटिंग है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। वैसे आप सोचो खुद से, फ्रिक्शनलेस पिस्टन बन ही नहीं सकता, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस थोड़ी कर सकते हैं हम, हो ही नहीं सकता ये पॉसिबल, ठीक है, लेकिन इसमें मान के चलें कि ऐसा है। सोर्स ये रहा आपके पास, ये क्या है, हीट रिजर्वर है एट हाई टेम्परेचर T1 है इसका, फ्रॉम विच इंजन ड्रॉ हीट। पहले स्टेप में यही हुआ था, हीट ली तभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। सिंक हमें पता है हीट रिजर्वर है एट लोअर टेम्परेचर, जहां पर उसने थर्ड स्टेप में हीट निकाल ली थी, ठीक है ना, हीट कैन बी रिजेक्टेड बाय द इंजन, क्लियर। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस मैंने आपको बताई दी है, वो क्या है इसमें, ये वाला जो पड़ा है गैस है, आइडियल गैस है कंटेन्ड इन द सिलेंडर। इंसुलेटिंग स्टैंड है, क्योंकि व्हेन द बेस ऑफ द सिलेंडर इज अटैच्ड टू द इंसुलेटिंग द वर्किंग सब्सटेंस गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे आएगा तो देखो ये भी इंसुलेटिंग है, ये भी इंसुलेटिंग, ये भी इंसुलेटिंग, सिर्फ ये कंडक्टिंग था। तो जब इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको लेके इसके बिल्कुल साथ लगा देंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इस चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएगा ये वर्किंग सब्सटेंस, क्लियर। अब देखो मेन जो कहानी है वो है कार्नोट साइकिल की। देखो यही कार्नोट साइकिल यही है, पहला स्टेप क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर फोर्थ क्या हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो वही यहाँ पर साइकिल्स बनाई हुई हैं। देखो जरा पीवी डायग्राम हमने बनाया, देखो यहाँ से समझो इसको, ऐसे कंफ्यूज मत होना। ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ए से हुआ इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ऐसे ही बनती है कर्व आइसोथर्मल की, देख लेना पीछे पीवी कर्व्स मैंने करवाई हुई हैं आपको, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की ऐसे कर्व बनी। तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, तो पहले जो यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो प्रेशर था वो कितना था हमारे पास, P1 था, और वॉल्यूम था इसका V1, और टेम्परेचर था T1, ठीक है, क्लियर। अब जब इसकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई तो एक्सपेंशन में क्या होता है बताओ, प्रेशर कम होता है तो डिक्रीज कर गया, प्रेशर हो गया P2, और वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, ये इंक्रीज कर गया वॉल्यूम, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा तो वो T1 ही रहा, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने यहाँ पर कि वर्किंग सब्सटेंस इज ऑन सोर्स, यहाँ होता है ना, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज किया V1 से V2, और प्रेशर जो है वो डिक्रीज किया P1 से P2, क्लियर है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा T1, और वर्क डन हो रहा है बाय द गैस, यानी कि ये हम पॉजिटिव लेंगे वर्क। तो अगर आपको याद हो आइसोथर्मल में हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या वर्क डन निकाला था, तो वहाँ nRT log में था, ठीक है, ये पूरा, तो वहाँ पर n था, यानी कि वो क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर हम बात आइडियल गैस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, 1 मोल लेकर चल रहे हैं उसका, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला बन गया आपका वो क्या बन गया, RT1 log V2/V1। इसको बेस हमने 10 में चेंज नहीं किया, उसके लिए फिर आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो ए बी बनी है कर्व, तो इसके लिए हमने ये लाइन लगाई, देखो ए बी के लिए, तो ये बन गई ABMKA वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ वर्क डन है, क्लियर, इतनी बात समझ में आई है। अब बात करते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। तो ये जो वर्क डन के फॉर्मूले हैं ये आपको ड्राइव करवाए हुए हैं, देख लेना वहाँ पर। इसमें देखो ना आप, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है आपका, यहाँ से V1 से V2 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो V2/V1 किया, V1 से V2 चेंज हो रहा है तो V2/V1 किया, क्लियर है। अब देखो जरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन की हम जब बात कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रही है, ऑब्वियस है एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। अब प्रेशर आ गया हमारे पास P3, वॉल्यूम हो गया V3, और टेम्परेचर हो गया T2, क्योंकि ये भी चेंज हुआ अब तो एडियाबैटिक में, तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम फिर इंक्रीज, और टेम्परेचर इसमें क्या हो गया हमारा, T2 हो गया, चेंज हो गया, क्लियर है। ऑब्वियस ही बात है ये कम ही हुआ होगा, लेकिन आप ऐसे समझो हाँ चेंज हुआ है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए लिखा हुआ है हमने क्या, कि वर्किंग सब्सटेंस है इज ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड पे आ गया था, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा V2 से V3, प्रेशर फिर डिक्रीज कर रहा है P2 से P3, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है T1 से T2, और वर्क डन क्या हो रही है हमारे पास, बाय द गैस ही हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, गैस ही वर्क डन कर रही है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे फॉर्मूला, जो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने वर्क डन निकाला था, तो वहाँ भी nRT2 - T1 अपॉन में 1 माइनस गामा था यहाँ पर, क्लियर है, और n यहाँ पर 1 है तो इसलिए RT2 - T1 1 माइनस में गामा है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, कोई दिक्कत इसमें तो, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, चलो पीछे ही चलते हैं साइकिल पे, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करते हैं। देखो
देखो यहाँ पर अब यहाँ तक आ गए थे। अब आइसोथर्मल क्या होगी, कंप्रेशन होगी यहाँ पर, ये वाली आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होती है, हीट रिलीज हो रही थी, इसलिए -Q2 लिखा है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, आइसोथर्मल है क्योंकि, लेकिन अब देखो कंप्रेशन हो रही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर हो जाएगा इसमें P4 यहाँ पर, और वॉल्यूम घट जाएगा V4, ठीक है, और टेम्परेचर यही रहेगा T2, ये कहानी रहेगी, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन की। तो अब यहाँ पर देखो ज़रा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, RT2, इस केस में कंप्रेशन में यहाँ T2 आ जाएगा लॉग, और यहाँ पर देखो चेंज कैसे हो रहा है हमारा, ये V3 से V4, तो यहाँ आएगा V4/V3, क्यों, क्योंकि जब पहले हो रहा था ये V1 से V2, तो V2/V1 लिख रहे थे हम, है ना, और यहाँ क्या हो रहा है V3 से V4, तो V4/V3 आएगा। क्लियर, सेम ऐसे ही लिख दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी वर्क डन ऑन द गैस हो रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो ऑन द गैस हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाता है, ठीक है, वो बस फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको आगे कैसे लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन में देखो, नाउ प्लेस्ड ऑन सिंक पे प्लेस्ड किया, गैस इज कंप्रेस्ड हुई, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, V3 से V4, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, P3 से P4, ऑब्वियसली बात है, कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2, और वर्क डन ऑन द गैस है। तो हमने यहाँ पर तो सिंपल लिख दिया कि W3, और ये Q2 की लिख रहे हैं क्योंकि वर्क डन वहाँ पर कैसे हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना, और RT2 यही बताया था लॉग में V4/V3, ठीक है, ये चीज़ है। अब वो माइनस माइनस के साइन हम बाद में लगाएंगे, अभी हमें पता है कि वर्क डन ऑन द गैस है, तो इस पूरे में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। कहीं जगह आप देखोगे माइनस नहीं होता यहाँ पर, यहाँ V3/V4 है, तो वो चेंज करके लिख दिया उसने, क्योंकि अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, प्लस में जब बनाऊंगा तो ये V3/V4 हो जाएगी। अभी आगे यहाँ पर सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की, चलो चलते हैं फिर वहीं पर ही। अब देखो यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, कब होगा ये, जब दोबारा से हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर लाएंगे। कंप्रेशन हो रहा है तो देखो जरा, अब ये इनिशियल पे आ जाएगा, अपनी जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना वहीं वाली कहानी पे आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, P4 से P1 बढ़ जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्रेशन में। और जो टेम्परेचर है, अब कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और एडियाबैटिक है इसलिए बढ़ेगा, ठीक है, तो T2 से T1 हो गया, तो ये बना दी हमने साइकिल, ठीक है। और इनके एरियाज भी देख लो, सिंपल सी कहानी है। AB वाला जब आइसोथर्मल का हुआ था तो ये बना था ABMKA, जब एडियाबैटिक का हुआ तो ये वाली कहानी बनी थी, बस ये वाली, ठीक है ना, तो BCNMB बना। आइसोथर्मल कंप्रेशन वाले में ये बना आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CDLNC, ठीक है। और इस वाले में सिर्फ ये बना, तो ये बन गया आपका DAKLD। क्लियर है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, क्लियर, वर्क डन होता है, ठीक है। अब इसमें हम जब देखेंगे तो हमने क्या देखा कि ये वाला वर्क डन पॉजिटिव, ये वाला वर्क डन पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। वाई, बिकॉज यहाँ वर्क डन किस पे हो रहा है, ऑन द गैस हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको समझाता हूँ, देखो जरा। देखो जी, अब एडियाबैटिक का हमने पढ़ लिया, क्या हो रहा है, नाउ अगेन प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड पे आ गया, गैस कंप्रेस्ड हो रही है, ठीक है जी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कंप्रेशन है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, कंप्रेशन है क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो सिंपल सी ये कहानी है, हमें ये पता है कि अगर आप देख पा रहे हो, एडियाबैटिक जब एक्सपेंशन हो रहा है तब भी वहाँ टेम्परेचर T2 T1 थे, और एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है तब भी T2 T1 ही टेम्परेचर है, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूला बन जाएगा। ये फर्क क्या रहता है, वर्क डन ऑन द गैस है तो वो नेगेटिव हो जाता है, बस इतनी फर्क होती है, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे हम जैसा ये है, क्लियर है। अगर आप आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन में बात करोगे तो आप वहाँ कहोगे वहाँ तो V2/V1 है, जब एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, कंप्रेशन में ये आ रहा है क्योंकि वहाँ वॉल्यूम अलग हो रहे हैं ना, ठीक है ना। अब एडियाबैटिक में एक्सपेंशन और कंप्रेशन में टेम्परेचर वही रह रहे हैं, देखो, तो सेम ही फॉर्मूला लिख दिया, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है फ़र्क। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस ही तो हैं, T2 - T1 करो, T1 - T2 करो, टेम्परेचर के डिफरेंस ही तो हैं ये और क्या है, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर थे तो ऑब्वियस बात है, हमने सेम ही फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। बस इतनी बात है, जो आगे हम बात करेंगे वो क्या है कि जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, W1 + W2, ठीक है। ये कौन सा हो गया, वर्क डन बाय द गैस, ये प्लस के हो गए, और वर्क डन ऑन द गैस हो गया W3 और W4, क्योंकि ये कंप्रेशन के थे, ऑन द गैस हो गए, तो ये कंप्रेशन वाले हैं तो ऑब्वियस बात है ये माइनस लग गया यहाँ पर, क्या लग गया,
माइनस, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे W2 और W3 सेम ही वैल्यू है, W2 और W4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब ये माइनस का साइन यहाँ हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो गए, माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया। W2 W4 के बराबर है तो W4 की जगह W2 रख दिया, W2 से W2 कैंसिल, तो W1 माइनस में W3 आ रहा है। अब समझ रहे हो इतनी बात, W1 माइनस में W3 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने वो जो साइन थे माइनस वाले वो यहाँ पर लगा दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो W1 माइनस W3 बना, और W1 Q1 थी और W3 Q2 थी, तो Q1 माइनस Q2 कर दिया, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये W1 माइनस W3 क्यों गिरा, क्योंकि एरिया अंडर ABCDA आ रहा है ये, तो यानी कि जो वर्क डन है वो इक्वल है हमारा एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, खोगे बार बार पलट ही रहे हैं। देखो इसका वर्क डन था ये वाला, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, और ये आइसोथर्मल ये वाला था हमारा, ठीक है, ये था। तो देखो ये पूरा, ठीक है, और फिर ये नीचे वाला वर्क डन, तो ये वाला हो गया हमारा, और नीचे वाला माइनस है ना, माइनस है ना, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया। AB से नीचे देखो लाइन है जो जा रही है, और DC से नीचे वाली क्या है हमारी, ये माइनस में एरिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस है। तो इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस हो गया हमारा, तो क्या आया हमारे पास, सिर्फ ये वाला एरिया है। क्या इतनी बात सही है, बताओ। इधर वाले को तो कोई कहानी थी ही नहीं इन एरियाज़ की, तो ये तो क्या हो गया, आपस में ही कैंसिल हो गए थे। तो सिर्फ दिस एरिया माइनस ऑफ दिस एरिया, तो यही बचा ना सिर्फ हमारे पास। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, क्लियर है या नहीं, बताओ। सिंपल सी कहानी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द दिस कर्व बना, तो ABCDA बच गया हमारे पास। क्लियर है, बताओ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी, क्लियर है कहानी, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कार्नोट इंजन की। तो एफिशिएंसी हीट इंजन में भी मैंने बताई थी आपको, है ना, तो वैसा ही है इसमें भी। इट इज़ द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय द इंजन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जर्व्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स। तो वही है, ईटा से लिखते हैं हम W/Q1 हो गया, W हम Q1 माइनस Q2 लिखते हैं, ठीक है। वर्क डन यहाँ से अगर आप देखो तो W1 माइनस W3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नीचे Q1 है ना, तो उसके ही कंपैरिजन में कुछ कहानी हमें बनानी, तो Q1 माइनस Q2 लिख दिया, ठीक है। अब Q1 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, पूरे के नीचे का मतलब यही है ना, तो ये और ये अपोन में आएगा इस तरीके से, Q1/Q1 माइनस में Q2/Q1, तो ये 1 माइनस में Q2/Q1 रह गया इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे Q2 की वैल्यू ये रख दी हमने जो यहाँ पर थी, ठीक है, और Q1 की वैल्यू ये रख दी जो पहले हमारा आया था वर्क डन 1 वाला, ठीक है, RT1 log V2/V1। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे Q2 में यहाँ V4/V3 है, यहाँ V3/V4 किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो हीट है क्या हुई है, लिबरेट हुई है, बाहर निकली है, तो ये माइनस के साइन में आएगी। तो देखो जरा, जैसे मैंने वर्क डन की बात करी थी, तो वही कहानी यहाँ पर भी रहेगी। देखो अगर ये हमारे पास Q2 है कितनी, RT2 log में V4/V3, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस में है, ठीक है। माइनस में जब हम लगाएंगे इसको, तो देखो जरा, लोग में कभी भी आप देखना, जब भी इस तरीके की वैल्यू है ना, तो ये ऐसे है एक्चुअल में, ये माइनस है साइन, ठीक है। लोग में ना ये ऐसे है, लोग में ये इस तरीके से चलेगी वैल्यू, V4 माइनस में V3, इस तरीके से है ये, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस में RT2 log V4 माइनस में log V3, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब ये जब माइनस साइन मैं हटा रहा हूँ, तो देखो RT2 अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस का log V4 हो जाएगा और प्लस का log V3 हो जाएगा। तो एक तरह से ये ऐसे हो गया, log V3 माइनस में log V4, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ RT2 log V3 अपॉन में V4। तो ये ऐसे आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ऐसे यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो किसी को ना समझ में आएगी ऐसा क्यों किया, तो इस तरीके से ये ऐसा किया, ठीक है। अब आप कहोगे इसकी ज़रूरत क्या थी, ठीक है भैया, सही है, ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ये भी इसका आंसर हो गया आपका, एफिशिएंसी ऐसे निकलती है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने ईटा आपको एक बताया था क्या, 1 माइनस में Q2 को हम T2 लिख देते हैं और Q1 को T1, ये मैंने आपको बताया था कार्नोट से हमने लिया। कैसे आया, लेकिन ये देखो मैं अभी बताता हूँ आपको ये कैसे आया। एडियाबैटिक में जब प्रोसेस हो रही थी स्टेप 2 में, ये वाली एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन वाली कहानी ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने रिलेशन किया था T और V का, तो अगर आपको याद है T और V का जब हमने रिलेशन लिया था, तो वहाँ पर TV गामा -1 क्या आया था हमारे पास, कांस्टेंट आया था, अगर आपको याद हो।
क्या आया था, कांस्टेंट आया था। ठीक है, तो उसी कहानी को आगे बढ़ाओ जरा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखो जरा इस चीज़ को, अगर हम इसमें सेकंड प्रोसेस की बात करें, देखो पीछे चलते हैं यहाँ पर ही। सेकंड प्रोसेस में यहाँ पर देखो जरा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुई हमारी। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी आपको, टी वी गामा माइनस वन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर देखो, इसमें टी वी देखो क्या है, टी वन है, और इधर क्या है हो गया, ये वी टू हो गया है ना, टी वन वी टू और गामा माइनस वन इज इक्वल टू में। अब जब बाद में हुआ, बाद में भी वही कहानी रहेगी इनके मल्टीप्लिकेशन की। तो टेम्परेचर है टी टू और वॉल्यूम है वी थ्री और ये गामा माइनस वन, ये निकल गई एक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना ये। दूसरा, अब इस वाले प्रोसेस में आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी यही रहेगा कि टी वी जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो पहले थी वही बाद में है। कॉन्स्टेंट का मतलब तो यही है ना, समझते हो ना इस चीज़ को, तो बताओ। ठीक है, टी वी गामा की माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि पहले टी वी का जो मल्टीप्लिकेशन है जो भी पावर में, ठीक है, और जो बाद में हो रहा है वो सेम ही रहेगा, तभी तो हम कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं। तो इस केस में देखो जरा क्या बनेगा हमारे पास, टी टू वी फोर गामा माइनस वन। ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, ये टी टू, ये बना ना हमारे पास, देखो टी टू वी फोर हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये टी वन वी वन, क्या बन गया ये टी वन वी वन। ठीक है, टी वन वी वन गामा माइनस वन, इस तरीके से बन गया ये। बताओ कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हैं इसको ऐसे ना, टी वन वी वन, ठीक है, और गामा माइनस वन। तो ये दो इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जैसे इस साइड टी वन वाले ना, तो इधर ही लिख देता हूँ इसको मैं, ये टी वन हो गया, ये वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू में टी टू वी फोर गामा माइनस वन। ये आपको करना होगा कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, ये याद रखना अभी जो आई है हमारी। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये टी वी गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है ना, तो पहले यहाँ लगा दिया इन दोनों में, ये इक्वेशन बन गई, फिर इन दोनों में लगा दिया, इसको बस रीअरेंज कर दिया, ये वाली टर्म इधर लिख दी, ये वाली इधर लिख दी। अभी बताऊंगा इसका ऐसा क्यों किया। तो ये इक्वेशन से याद रहेंगी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिख दी, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, इनको डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। डिवाइड करेंगे जब इनको, तो मैं यहीं पर ही करके दिखाऊँ, देखो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे ये ऐसे। तो ये T1 से ये T1 कट गया, ये T2 से ये T2 कट गया, यहाँ क्या बचा V2 बाई V1 और इसकी गामा माइनस वन हो गया, और ये V3 बाई V4 और इनकी भी पावर गामा माइनस वन। तो ये पावर्स कट गई इस तरीके से। तो V2 बाई V1 अगर आप देख रहे हो V3 बाई V4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इस V3 बाई V4 की जगह V2 बाई V1 जब लिखूंगा तो ये वैल्यूज़ कट नहीं जाएंगी। बताओ, ये अलग से थी कहानी सारी आपकी समझने की। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या होगा, अब 1 माइनस में आर टी टू अपॉन में क्या है ये आर टी वन, ये लोग V3 बाई V4 को मैं क्या लिख दूँ V2 बाई V1, और यहाँ पर भी क्या है लोग V2 बाई V1। तो ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा, R से R कट गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस में T2 बाई T1, ये बचा ना। तो ये ईटा ये आया है हमारे पास, इस तरीके से आता है ये T2 बाई T1। तो यहाँ से आप देखोगे तो T2 Q2 के डायरेक्ट लिया और T1 Q1 के डायरेक्ट लिया, इस तरीके से ऐसे हम इसको समझते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन भी क्या निकलता है कि जो एफिशिएंसी है इसकी, वो किस पे, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस का कोई लेना देना नहीं रहा, यहाँ इंडिपेंडेंट है उससे एफिशिएंसी। देख लो ये चीज़ समझ में आ रही है कार्नोट में। तो कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। मतलब कार्नोट ने क्या कहा, कहता है कोई इंजन नहीं बन सकता ऐसा, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा हो। ये मतलब है कहने का, बस सिंपल था ये। ठीक है, कि कार्नोट इंजन क्या है, यही बेस्ट है। वह तो बन ही नहीं सकता ये, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर बन सकता होता तो ऐसा बनता बस बेस्ट, जितनी इसकी एफिशिएंसी आ रही है ना बेस्ट ये होती। ठीक है, लेकिन पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए उसने बोला भैया जितने मर्जी इंजन बना लो, इससे तो कम ही रहेगी तुम्हारी एफिशिएंसी, जो मर्जी कर लो। ठीक है, और एफिशिएंसी का इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है जो यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अब ये कह सकता है भैया नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्चुअल में तो करता है ना। अब जैसे डीजल डालते हो जब आप, तो एफिशिएंसी 26% के आसपास होती है, और पेट्रोल जब करते हो तो एफिशिएंसी 40% होती है, तो उन पर डिपेंड तो करती है ना चीज़। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कोई डिपेंड कर ही नहीं रहा इसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी थ्योरेटिकली दी गई, जिससे क्या हुआ, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करने को मिला प्रैक्टिकल चीज़ों में। ठीक है ना, इन चीज़ों से, क्योंकि एक रेफरेंस मिल गया कि अच्छा ऐसे फुल एफिशिएंसी है, तो हम और क्या क्या इसमें कर सकते हैं
कि फ्रिक्शन जितना कम हो जाए उतना करें, तो लिब्रिकेटिंग ऑयल डलते हैं, है ना, इंजन में, कि फ्रिक्शन कम रहे। तो वही सब चीज़ें हैं। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी सारी, यहाँ पर भी ये, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई गई होगी क्या किया है हमने ये। ठीक है जी, क्लियर। तो मैं अभी आपको यहाँ पर पीछे लेकर जाता हूँ, ये भी एक बार देख लो आप यहाँ पर अच्छे से, ये लो, ठीक है, कर लेना भी इसको अच्छे से। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।